नमस्कार दोस्तों, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है बिजनेस लॉ और जिसके अंदर हमारा जो एक्ट है वो है वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हम कह सकते हैं विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर, या इसको हम सरल हिंदी के अंदर कह सकते हैं के विक्रय तथा विक्रय के समझौते के अंदर अंतर। अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये चेष्टा सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ का यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम सेल का मतलब देखते हैं, जिसको हिंदी के अंदर हम विक्रय कहते हैं। जैसे सेक्शन 4(3) ऑफ द एक्ट जो है हमें बताता है कि जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब विक्रय का अनुबंध होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि माल का जो स्वामित्व है विक्रेता से क्रेता को तुरंत अगर हस्तांतरण हो जाता है तो हम इसे विक्रय कहते हैं। देखो, जब ऑनरशिप जो है, जो स्वामित्व है, इसका हस्तांतरण हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सेल हो गया है, विक्रय हो गया है, बिक्री हो गई है। तो स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए जरूरी नहीं है कि कीमत और जो चीजों की डिलीवरी है साथ की साथ हो, वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या है। जैसे काउंटर सेल जो है सेल की एक अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे हमें माल प्राप्त हो गया, हमने काउंटर पे ले गए, उसकी पेमेंट के साथ हमें उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बिक्री का ठहराव या बिक्री का जो समझौता है, इसके अंदर जो स्वामित्व है वो भविष्य में दिया जाएगा, भविष्य में ट्रांसफर किया जाएगा, या जो स्वामित्व है या कुछ शर्तों को पूरा करने पे किया जाता है, तो उसे हम विक्रय का ठहराव कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में क्या अंतर है। पहला देखो, प्रकृति। जो बिक्री का अनुबंध है ये निष्पादित अनुबंध का एक उदाहरण है। बिक्री की प्रकृति पूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अब विक्रेता के सिर के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उसने माल का जो स्वामित्व है वो क्रेता को कर दिया है। तो ये एक एग्जीक्यूटेड अनुबंध है क्योंकि हो गया, इसके अंदर ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो बेचने का समझौता है ये निष्पादन अनुबंध का एक उदाहरण है, एग्जीक्यूटिव, जिसको जो अभी पूर्ण मुकम्मल नहीं हुआ, जो कि भविष्य के अंदर जो है ऑनरशिप ट्रांसफर होगी या कुछ शर्तों के ऊपर होगी। तो ये एक निष्पादन अनुबंध है। स्वामित्व का हस्तांतरण जो है विक्रय के केस में क्या होता है, खरीदार को अनुबंध के समय ही हो जाता है। जब बिक्री होती है तो क्रेता जो होता है वो माल का स्वामी बन जाता है। इमीडिएटली जो है ऑनरशिप जो होती है, स्वामित्व जो होता है वो खरीदार का हो जाता है। लेकिन बिक्री के ठहराव के अंदर क्या होता है कि माल का स्वामित्व जो है किसी भविष्य के अंदर होना है, या भविष्य में किसी शर्त को पूरा होने पर जो है स्वामित्व जो है खरीदार को दिया जाएगा। उपयोग करने का अधिकार। देखो, विक्रय में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा जो अनुबंध है वो पूर्ण हो चुका है। तो जिसके अंदर क्या है कि विक्रेता जो है क्रेता को माल बेच चुका है और उसका जो स्वामित्व है वो खरीदार के पास चला जाता है। तो खरीदार जैसा चाहे उसको मर्जी उपयोग कर सकता है। समस्त विश्व के विरुद्ध क्रेता जो है माल का अकेला स्वामी होता है, जिस रूप में चाहे उसका उपयोग कर सकता है। अगर उसके इस जो अ, उपयोग करने के अधिकार को कोई छीनने की चेष्टा करता है तो वो किसी के ऊपर भी जो है मुकदमा कर सकता है। लेकिन विक्रय का ठहराव जो होता है, देखो यहाँ पे अभी जो खरीदार है, जो क्रेता है, वो उसका स्वामी नहीं बना, उसको अभी उसका स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी तक उसको जो ऑनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो हस्तांतरण नहीं किया गया। अनुबंध के उल्लंघन का परिणाम, देखो अगर खरीदार जो है, बेसिकली अगर विक्रेता जो है उल्लंघन करता है तो खरीदार जो है विक्रेता से क्षतिपूर्ति भी ले सकता है और जो गुड्स है उसके ऊपर अपना स्वामित्व का दावा भी पेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर तो ये खरीदार ने यहाँ पे उल्लंघन किया है तो विक्रेता जो है उससे जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, प्राइस भी मांग सकता है। लेकिन अगर विक्रय का ठहराव है, अगर ये उल्लंघन विक्रेता ने किया है, तो खरीदार केवल नुकसान का दावा कर सकता है
और अगर ये जो है अनुबंध का जो उल्लंघन है वो बेसिकली जो है अगर खरीदार ने किया है तो वहां पे विक्रेता जो है सिर्फ उससे क्षतिपूर्ति के लिए जो है उस पे दावा कर सकता है, प्राइस जो है उससे नहीं मांग सकता क्योंकि अभी माल का जो स्वामित्व है वो खरीदार को नहीं हुआ। हानि का जोखिम, अगर तो चीजें बिक गई हैं, अगर इसमें क्या है कि विक्रय है तो माल में किसी भी प्रकार की हो जो नुकसान होता है वो मालिक का होता है। तो विक्रय के अंदर जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है वो खरीदार होता है। तो भले ही चाहे माल अभी तक विक्रेता के पास ही है, बट अगर सामान को नुकसान हो गया है तो वो क्रेता ही सहन करेगा। विक्रय के ठहराव के अंदर जो नुकसान होता है, क्योंकि अभी जो स्वामित्व है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, मालिक अभी भी विक्रेता है, तो नुकसान जो है विक्रेता का ही होगा, चाहे माल वो खरीदार के पास पड़ा हुआ है। अगर विक्रेता का दिवालिया निकल जाता है, सेलर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो खरीदार को सामान सौंपने से पहले अगर विक्रेता जो है दिवालिया हो जाता है, तो खरीदार जो ऑफिशियल रिसीवर है उससे अपना सामान की डिलीवरी और कब्जा ले सकता है क्योंकि वो सामान का मालिक है। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या होता है कि अगर विक्रेता का दिवालियापन हो जाता है तो खरीदार जो है उससे गुड्स ऑफिशियल रिसीवर से नहीं मांग सकता क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई। अगर चीजें उसके पास है तो वो उसको देनी पड़ेगी। तो वो केवल जो है उसको जो नुकसान हुआ है, जो क्षति डैमेजेस हुए हैं, अपने अंश के लिए दावा कर सकता है। अगर क्रेता का दिवालियापन हो जाता है, अगर क्रेता जो होता है उसका दिवालिया निकल जाता है, तो क्रेता के दिवालिया होने की दिशा में जो विक्रेता है, अगर मतलब जो है उसके पास विक्रेता के पास अगर राइट ऑफ लियर नहीं है, तो वो क्रेता के द्वारा खरीदा हुआ माल उसको ऑफिशियल रिसीवर को सौंपना पड़ेगा। अगर विक्रय का ठहराव है तो विक्रेता जो है खरीदार को माल की डिलीवरी देने से इनकार कर सकता है। अगर वो माल खरीदार के पास पड़ा हुआ है तो विक्रेता वहां से लेके आ सकता है। अगर विक्रेता जो है डिफॉल्ट करता है, जब विक्रेता माल देने के अंदर उल्लंघन करता है तो क्रेता क्षतिपूर्ति के लिए तो उसको मुकदमा कर ही सकता है। साथ में अगर विक्रेता ने किसी तीसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर कर दिया है तो वो स्वामी के रूप में अपना जो है वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि विक्रय के ठहराव के अंदर क्या होता है कि विक्रेता ही माल का मालिक है। अगर विक्रेता कोई उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, तो क्रेता सिर्फ जो है उससे केवल डैमेजेस वसूल कर सकता है, केवल क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता।